बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे शो की एक और एपिसोड में आपकी कोर टीम जिसमें उमर खान और बुशरा इकबाल हुसैन शामिल हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको मालूम है कि टोक्यो में 2020 की ओलंपिक्स जारी हैं और पाकिस्तान का दस्ता भी वहाँ पे गया है, कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें कि होपफुली कुछ मेडल के चांसेस भी हैं। सो आज की एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ओलंपिक्स के हवाले से और ओलंपिक्स के साथ साथ हॉकी के हवाले से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनके बारे में डेफिनेटली हम लोग आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले आपको लिए चलते हैं सबसे पहले टू यूनाइटेड स्टेट्स, टू उमर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान। और मैं बिल्कुल ही सलाम दुआ मुख्तसर रखूँगा क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम की नौयत है आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वैक्सीन भी ठीक है, कोविड भी ज़रा हालात सही हैं, तो बजाय इसके कि हम कुछ और बोलें हम चलते हैं बुशरा के पास और उधर से जाते हैं अपने गेस्ट के पास कि देखते हैं कौन है आज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और मैं तो बिल्कुल भी कोई बात और नहीं करना चाहती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव शहबाज अहमद हमारे साथ है, पाकिस्तान की हॉकी टीम के जो सबसे सुनहरी और दरख्शां सितारे थे, उसमें से मेरा ख्याल है कि जो लास्ट सुपरस्टार हमने हॉकी टीम में देखा वो शहबाज सीनियर थे। और आई एम सो एक्साइटेड, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन कि मैं इस प्रोग्राम के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने उनकी तस्वीरें बाकायदा अखबार में से काट कर जमा करके रखी हैं। So I'm one of that die-hard fan। और 94 का जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो उसके टीम के जो हमारी हॉकी टीम थी, नेशनल टीम, उसके कप्तान शहबाज अहमद थे, द मैन विद द इलेक्ट्रिक लेग्स। इनके बारे में कहा जाता था कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार भागने वाला जो शख्स है वो शहबाज अहमद है। और फिर चूंकि एक और शहबाज आ गए जब टीम में, तो ये शहबाज सीनियर अब कहलाते हैं। सो वेलकम टू हमारा शो सर। जी, तो दोस्तों, जैसा कि बुशरा ने कहा कि आज हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज सीनियर। अगर आप लोगों ने लेट 80s और अर्ली 90s में हॉकी देखी है जो कि पाकिस्तान की पीक थी, तो डेफिनेटली आप लोग शहबाज सीनियर के नाम से बिल्कुल वाकिफ़ हैं। जैसे कि बुशरा ने कहा कि 1994 के वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान थे। शहबाज सीनियर ने हॉकी के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और 1992 में बार्सिलोना में होने वाली ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम के भी हिस्सा थे शहबाज सीनियर साहब। हॉकी के मैदान में खिदमात के एतराफ़ में आपको हिलाल पाकिस्तान और फिर 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। पाकिस्तान के लिए 304 गेम्स में नुमाइंदगी के बाद 2002 में आपने हॉकी से रिटायरमेंट का ऐलान किया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेलकम टू हमारा शो। बहुत शुक्रिया। हमारे चूँकि फॉर्मेट में एक छोटी सी कहानी होती है और आई एम श्योर कि आप सर इसके साथ ज़रूर रिलेट कर सकेंगे क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है। और कहानी चूँकि मैं लिखती हूँ तो और मैं ही पढ़ती हूँ, तो बजाय इसके कि हम वक्त बिल्कुल ज़ाया करें, हम फ़ौरन कहानी पर चलते हैं। कहानी का उन्वान है काजी मुहिब जूनियर जो नहीं बन सका। कुछ बरस पहले की बात है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ खेलों की कमेटी काफ़ी सरगर्म दिखाई दी। वहीं मेरी मुलाकात हुई फर्स्ट ईयर के एक तालिब इल्म से जिसने अपना नाम बताया काजी मुहिब। नाम मुझे कुछ सुना सुना सा लगा। पूछने पर मालूम हुआ कि काजी मुहिब जो हॉकी खेलना चाहते हैं और आने वाले वक्तों में उनका शौक़ है कि वो काजी मुहिब जूनियर कहलाएं। ये इनके वालिद का शौक़ था जो किसी ज़माने में कौमी हॉकी टीम के मायानाज खिलाड़ी काजी मुहिब के स्कूल के दोस्त रहे थे। काजी मुहिब पाकिस्तान की ओलंपिक टीम का हिस्सा भी रहे और महज 33 बरस की उम्र में कैंसर से उनका इंतकाल हो गया था। इसलिए उनके दोस्त ने उनकी याद में अपने बेटे का न सिर्फ नाम उनके नाम पर रखा बल्कि उसके दिल में ओलंपियन बनने का जज्बा भी उजागर किया। इस वक्त हमें ये नौजवान काजी मुहिब बहुत पुरएतमाद लगा। इसमें मेहनत, खेल से मोहब्बत और आगे बढ़ने का शदीद जज्बा मौजूद था, शदीद ख्वाहिश मौजूद थी। वक्त से रखता गया कि नौजवान जहन के पर्दे पर धुंधला गया। फिर कुछ अरसे बाद दोबारा पेशावर जाने का इत्तेफाक हुआ तो एक निजी बैंक में कुछ काम आन पड़ा। मेज़ के पीछे एक खुशपोश मगर भरे भरे जिस्म के दरमियानी उम्र के एक आदमी ने हमारा इस्तकबाल किया और अपने तारुफ में नाम बताया काजी मुहिब। नाम सुनकर लगा याद की कोई खिड़की खुल गई। मैंने यूं ही बरसरे तस्करा कह दिया, लगता है पठानों को काजी मुहिब से ख़ास मोहब्बत है। लोग अपने बेटों का नाम हॉकी के प्लेयर के नाम पर आज भी रखते हैं। आप काजी मुहिब को जानती हैं? उनकी आंखों में चमक उभर आई। मेरे वालिद ने मेरा नाम इन्हीं के नाम पर रखा था। हम बन्नू से हैं ना। मेरे वालिद और काजी मुहिब स्कूल के साथी थे। तब हमने इसे याद दिलाया कि इस्लामिया कॉलेज के स्पोर्ट्स इवेंट में हमारी उससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है।
लेकिन उसके हॉकी के शौक को क्या हुआ? कहने लगा, दास्तान लंबी है, मुख्तसरन बयान करता हूँ। कॉलेज में हम सिर्फ 3 लड़के थे जो हॉकी खेलना चाहते थे, बाकी सबको क्रिकेट खेलना थी, इसलिए कॉलेज में टीम नहीं बन सकी। कोशिश की शहर में जो 2-3 क्लब हैं वहाँ पर कोई ट्रेनिंग हासिल कर ली जाए, लेकिन ट्रेनिंग के नाम पर वो बस एक मजाक सा था। अब अकेला आदमी हॉकी कैसे खेल सकता है? कुछ कोशिश की, कोई तरीका हो, कोई कोच मिल जाए, किसी और शहर जाकर हॉकी खेल सकूं, लेकिन वसाइल नहीं थे। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ती गई, शौक दबता गया। अब दिन में बैंक की नौकरी करता हूँ और शाम को टीवी के सामने बैठ जाता हूँ, स्पोर्ट्स चैनल बदलता रहता हूँ। शायद कहीं कोई हॉकी का मैच आ रहा हो या हमारी कौमी टीम की कोई खबर ही शायद चल रही हो। वो भी क्या वक्त था जब हम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट होते थे, जब हम वर्ल्ड कप जीतते थे, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीता करते थे, जब अज़ान कप में हमारे नाम से ही दूसरी टीमें कांपने लगती थी। अब फ़कत एक सुनहरा माजी है हमारा, और हमारी टीम मालूम नहीं इस दफ़ा ओलंपिक्स में शामिल भी है कि नहीं। ज़बरदस्त। और मैं तो इधर से शुरू करूँगा, चूँकि शहबाज सर भी मौजूद हैं, कि जो मेरी यादें हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच हुआ करते थे, हॉलैंड के ख़िलाफ़ मैच हुआ करते थे, और क्रिकेट तो देखते थे, मगर जो थ्रिल हॉकी देखने की होती थी कि यार ओके गेम पेनल्टी कॉर्नर मिला कि नहीं मिला, पेनल्टी कॉर्नर से गोल हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद फिर जो काउंटर होता था वो इतना तेज़ होता था कि अगली टीम को मौका नहीं मिलता था। तो मेरा तो वाकई में एक बड़ा ही जो है ना ब्राइट है हिस्ट्री कि मैं देखा करता था। तो शहबाज सर, मेरा जो पहला जो क्वेश्चन है कि अब हमारे पास हम उसी तरह के प्लेयर्स या हम आ नहीं रहे हैं, या प्रैक्टिस या स्किल लेवल में कोई कमी है अब? देखें, बात ये है, एक तो पहले मुझे बुशरा की स्टोरी जो है वो बहुत ही अच्छी लगी, और जिस बंदे को उन्होंने डिस्क्राइब किया वो 8 साल मेरा रूममेट रहा, मैं उसकी कप्तानी में खेला हूँ। उनकी जो फैमिली है वो बहुत दीनी, उनके वालिद इस्लामी मरकज़ लंदन में हेड रहे हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं पेशावर में, और काजी मुहिब एक इंतहाई अच्छे इंसान और अच्छे दोस्त थे और अच्छे बेटे थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। जहाँ तक पाकिस्तान हॉकी की बात है, तो आप लोगों को पता है 20-25 साल से हम एक टेररिज्म की जंग लड़ते रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज आ गए, वालदैन ने कोशिश की कि अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में ना भेजें, बच्चे घर में बिजी हो गए, फिर ये डिवाइसेस आ गई, ये इंडोर एक्टिविटीज और ये गेम्स इतनी अट्रैक्टिव आ गई कि बच्चे गेम से उठते नहीं हैं। आजकल भी आप बच्चों को आवाज़ देते हैं खाने के लिए तो वो खाना डिले करते हैं और कहते हैं जी मैं ऑनलाइन खेल रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी। बिल्कुल। और जो हॉकी की रियलिटी है वो ये है कि देखें, हम ब्लेम गेम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 20 साल पहले फलां फेडरेशन थी, 10 साल पहले ये फेडरेशन थी, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। कल भी मैंने एक इंटरव्यू दिया, आप लोगों को थ्रू दोबारा मैसेज देता हूँ, अगर हम दुनिया के टॉप 10 कोचेस बुला लें पाकिस्तान की हॉकी ठीक करें, वो बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारी जो यूथ है, मेरे अपने जो 2 बेटे हैं 25 साल का 20 साल का, ना वो हॉकी देखते हैं, ना वो हॉकी की बात सुनते हैं, ना वो हॉकी की बात करते हैं। जब उनकी अम्मी उनको कहती है कि आपको पता है कि आपके फादर का हॉकी का लेवल क्या था, हॉलैंड में उसको किंग ऑफ हॉकी कहते हैं, दुनिया में मैराडोना ऑफ हॉकी कहते हैं, मैन विद इलेक्ट्रिक हील्स कहते हैं, जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, हिलाले इम्तियाज मिला है, जब ओलंपिक के 100 साल पूरे हुए पेरिस में, ओलंपिक टॉर्च लेके भागा है, तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बात करने का मतलब ये है कि हमारी यूथ के अंदर बिल्कुल पैशन नहीं है, हॉकी का इंटरेस्ट नहीं है। हमारे जो स्कूल्स हैं वो स्कूलों से शिफ्ट होकर बेंगलोर में आ गए हैं, घरों में मुंतकिल हो गए हैं, हमारे पास आउटफील्ड नहीं है। फिर उसके अलावा जो बड़ी एक मेजर रियलिटी है, आपको पता है ये जो सॉकर है यूरोप में इतनी पॉपुलर, आपको पता है छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है जब पेरेंट्स उसको टिकट देते हैं, कहते हैं जाओ बेटा मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखो, मैनचेस्टर सिटी का मैच देखो। अब पाकिस्तान में जब 90 वर्ल्ड कप हो रहा था, 80,000 बंदा था स्टेडियम में, मेरे फादर स्टेडियम के बाहर खड़े हुए थे। तो वो चीजें मिसिंग है। 94 चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में हुई। अब हमें कोई भी इंटरनेशनल हॉकी जो है
इंटरनेशनल इवेंट नहीं देती, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन नहीं है। अगर वो अच्छी हॉकी देख नहीं सकेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छी हॉकी खेल नहीं सकते। फिर उसके अलावा जो जूता है खेलने वाला वो 15-20 हज़ार रुपए का है, हॉकी स्टिक 15-20 हज़ार रुपए की है, और ये जो एस्ट्रोटर्फ है इस पर जब तक आप स्पेशल डाइट नहीं लेंगे मैं समझता हूँ आपके अंदर कंपेटिटिव फिटनेस आ नहीं सकती। अच्छा, एक जो मैं हॉकी से मुतालिक सवाल छोटा सा कि हमारा, मैंने बड़ा सुना इसलिए मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो एशियन स्टाइल और यूरोपियन स्टाइल की बड़ी मैं सुनता था कि यार ये इट्स कॉम्बिनेशन भी, और हॉकी जो खेलने का तरीका भी मुख्तलिफ है। तो जो हॉकी देखने वाले हैं जिनको अभी भी हॉकी से थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है प्यार, कुछ क्या है इसमें फ़र्क? देखिए, बात यह है कि यूरोपियन स्टाइल में ज्यादातर ये है कि अग्रेसिव हॉकी नहीं होती, वो सेफ हॉकी खेलते हैं। जो एशियन स्टाइल है उसमें अग्रेसिव होती है, थोड़ा मैच सेंसेशनल सा होता है, जिसमें अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान इंडिया की तरह खेलता है। हमारी कोशिश होती है कि हम समझते हैं जो बेस्ट ऑफेंस है वही बेस्ट डिफेंस है, जबकि गोरे ऐसे नहीं है, वो कहते हैं हर वक्त सेफ्टी सेफ्टी। जो एशियन हॉकी है वो ज्यादा स्किलफुल है, आप देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। जैसे अगर आप देखें 94 वर्ल्ड कप में जब हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल किया, वो काउंटर अटैक पे गोल था और 1 मिनट के अंदर अंदर हमने गोल स्कोर किया है। अगर दुनिया की टीमें देखें, हो सकता है इस तरह के गोल जो हैं वो 10 सालों में एक दफा करें। तो ये एक हॉकी की खूबसूरती है। और अभी भी कल जो मैंने फाइनल मैच देखा है बेल्जियम का ऑस्ट्रेलिया के साथ, जरा खूबसूरत हॉकी नहीं थी। अगर आप 94 के मैचेस देखें जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मैच था पाकिस्तान के साथ, फाइनल मैच था पाकिस्तान का हॉलैंड के साथ, कितना खूबसूरत और दिलचस्प मैच था। और जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग मेरे पास आए और मुझे कहते हैं इट इज ओनली यू हु नोज हाउ टू प्ले हॉकी। अब ये दोनों टॉप की कौमें हैं जो हॉकी खेलती हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है। आज जो मैम बुशरा जैसे बातें कर रही थी, हमें भी बहुत अफसोस होता है कि हम वर्ल्ड में 17वें नंबर पे चले गए हैं। स्क्वाश में 50 से भी ऊपर हमारी रैंकिंग चली गई है। उसकी जो वजह मुझे नजर आती है, जो आज की हुकूमत भी, पिछली हुकूमतें भी, किसी ने स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं ली। हमारे यहाँ बातें ज्यादा होती हैं, एक्शन कम होते हैं। सबसे पहले तो हमें इन चीजों के लिए कोई अच्छे लोग चूज करने पड़ेंगे, अच्छी टीम बनानी पड़ेगी जिनमें जिन लोगों में नेशनलिज्म हो, जिनकी जो सोच है अपनी सोच से ऊपर कंट्री के लिए हो। हमें इस तरह के बंदे चाहिए, और जो चाहें कि पाकिस्तान की हॉकी कम बैक करे, किसी तरीके का कंप्रोमाइज ना करें, तो मैं समझता हूँ फिर हॉकी ठीक हो सकती है। मेरे पास आपके लिए भी और हमारे जो नाजरीन हैं जो कि शो को देखेंगे उनके लिए भी एक तोहफा है। आपने बात की 94 के वर्ल्ड कप की, और एक बहुत अच्छा अटैक था जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारी 25 की लाइन के अंदर था, और वो ये सोच रहे थे कि जाएंगे डी के अंदर और गोल करेंगे, लेकिन फिर उनका सामना हुआ शहबाज सीनियर से, और उसके बाद क्या हुआ आइए आप सबको दिखाते हैं। तो भी मेरा खास कार्ड दिखाया गया और ये बाहर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की 25 लाइन के अंदर एक फ्री हिट मिली है, और वो अब वहां से फ्री हिट लेने के लिए उनके कप्तान बिंगम जो है वो तैयार है, और अभी बॉल रखा हुआ है और वो इंतजार कर रहे हैं कि अंपायर खेल को शुरू करें। उन्होंने पास दिया, बॉल पाकिस्तान की टीम आया, मगर बॉल वहां से क्लियर हुआ। उसके बाद बॉल बड़ा अच्छा फीट किया है, बड़ा अच्छा मौका बन सकता है गोल करने का, और वो गोल, और वो उन्होंने बॉल फेंकी। जी दोस्तों, तो ये ऑल द वे बैक टू 1994। सर, आप कुछ यादें ताज़ा हुई इस गोल के हवाले से? नहीं, आप इसमें ये दो चीजें देखें। एक तो मैंने भागते भागते अपनी रनिंग की डायरेक्शन चेंज की है जी। दूसरा, मैंने अपने प्लेयर को देखा है कि वो कहाँ अवेलेबल है, अपोनेंट को भी देखा, गोलकीपर को भी देखा। तो ये ऐसी एक गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, मैं देखता हूँ तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और हम भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी कमेटी के पास आप जैसे प्लेयर्स उस वक्त मौजूद थे, वरना 94 का वर्ल्ड कप जो है वो आई थिंक का लास्ट वर्ल्ड कप था हमारा, जो कि पाकिस्तान को मिला। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की भी अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो 2012 में मेलबर्न में हम लोगों ने ब्रॉन्ज
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लिया? नहीं, 94 चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में हुई, इस वर्ल्ड कप से पहले वो भी पाकिस्तान जीता था जी, उसमें भी मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, वर्ल्ड कप में भी मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, 90 वाले वर्ल्ड कप में भी मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, 10 साल मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा हूँ। अभी जब काफी साल गुजर गए हैं और हम देखते हैं कि अब हॉकी जो है, मुझे ये लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कमर्शियलिज्म का भी एक उसको ब्लेम किया जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ने समहाउ स्क्रीन ले ली, क्योंकि वो पूरे दिन का खेल है और घंटों तक स्क्रीन पर खिलाड़ी नजर आते रहते हैं, जबकि हॉकी जो है वो तो 70 मिनट का खेल था, बस शुरू हुआ और खत्म हो गया। और जो स्क्रीन पर है उस तरह से प्लेयर्स नहीं हमें नजर नहीं आते हैं। तो कहीं आपको लगता है कि ये भी एक वजह है कि हमारी यूथ का इंटरेस्ट जो है वो इस तरह के बहुत स्पीडी गेम्स जो थी उनमें नहीं रहा? नहीं, देखें, ये पहले मैं 2 बातों का जवाब देता हूँ। एक तो ये है कि कमर्शियलिज्म इसलिए इसमें नहीं है कि हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है। जो भी बंदा इसमें पैसे खर्चेगा वो माइलेज गेन करना चाहता है। माइलेज गेन नहीं हो सकती हॉकी में, क्योंकि आप ना एशिया में चैंपियन है, ना वर्ल्ड में चैंपियन है, ना ही आपकी रैंकिंग अच्छी है। हम तो सर मुल्क में चैंपियन नहीं है, हम तो मुल्क में चैंपियन नहीं है, हमारे तो मुल्क में कोई नहीं खेलता। और दूसरी बात जो है ना, वो बहुत जरूरी जो आपने की है, जो दुनिया में कंपेटिटिव फिटनेस लेवल आपको चाहिए वो दूर दूर तक नहीं है। ये नहीं है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ दूर दूर तक नहीं है। और जो स्किल लेवल चाहिए, जो आपको विजन चाहिए ग्राउंड में, जो बॉडी लैंग्वेज या आपका कॉन्फिडेंस, वो भी दूर दूर तक नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान की हॉकी आज चल रही है, अगर इसी तरह चलती रहेगी हम अगले 20 साल कहीं नहीं होंगे। आज अगर हमारी डायरेक्शन अच्छी होगी, चेंज होगी, हम सही तरीके से काम करेंगे तो 5 साल में हम कम बैक कर सकते हैं। जो भी बंदा कहेगा वो साल में हॉकी ठीक करेगा, 2 साल में करेगा, गलत बयानी से काम ले रहा है। वो फेयर नहीं है कंट्री के साथ, वो तो सिर्फ अपनी प्लॉट एंजॉय करना चाहता है। सही। तो ये कमबैक अब कैसे होगा? हमारे पास प्लेयर्स तो हैं गांव में, शहरों में, जिनके पास हॉकी की नॉलेज है। देखें, बात ये है कि हमें अपनी यूथ पर तवज्जो देनी है। यूथ जो है वो अंडर 16 होनी चाहिए मेरे ख्याल में। हमें अच्छे टॉप के दुनिया से डेवलपमेंट कोचेस लेने पड़ेंगे, हमें फिजिकल ट्रेनर टॉप लेवल के लेने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री से जहां वो हर गेम ही आपको पता है फास्ट खेलते हैं, उनको किसी जगह रखा जाए, बच्चों को आप एकेडमिकली लुक आफ्टर करें, उनको स्टाइपेंड दें, उनको स्पोर्ट्स गियर दें, उनको वो स्पेशल डाइट दें जो एक स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी है, तो आप चीजें ठीक कर सकते हैं। अगर आप एक 1000 सीसी या 600 सीसी गाड़ी लें, आप उसको कहें 3000 सीसी बन जाओ या 5000 सीसी बन जाओ, तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी कैपेसिटी इनहांस नहीं होगी। अच्छा, ये जो स्पेशल डाइट का तज़किरा आपने पहले भी किया, अभी भी किया। मेरी एक फ्रेंड थी जो ताइक्वांडो टीम की कैप्टन थी, तो वो कहती थी कि जब हम ईरान गए एशियन उसमें कोई गेम्स थी खेलने के लिए, तो देखा उनके तो साइज उनकी लड़कियों के देखकर हम उनके सामने बोने बोने से लगते थे। और वो भी ये कहती थी कि स्पेशल डाइट नहीं है। वो क्या स्पेशल डाइट है जो होती है प्लेयर्स? देखिए, बात ये है, उसमें जो आजकल अच्छी टीमें है ना, प्रोफेशनली वो न्यूट्रिशन को साथ रखते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो पूरा चार्ट बना के देते हैं। ट्रेनिंग में 15 दिन, महीने की ट्रेनिंग है, क्या डाइट लेनी है। जब आप टूर्नामेंट में जा रहे हैं तो आपने क्या डाइट लेनी है। आप देखें 94 वर्ल्ड कप में सिडनी में हम लोग गए हैं, हम 30 डेज के लिए थे। 30 डेज में पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने लंच नहीं किया। वो मूसली की बार खाते थे, वो फ्रेश जूसेस लेते थे, जैसे कैरेट विद जिंजर हो गया या ऑरेंज हो गया, या इस तरह की चीजें लेते थे ताकि उसकी बॉडी जो है वो ग्रेजुअली प्रिपेयर होती रहे। हमारे यहाँ देखें, ना दूध अच्छा है पाकिस्तान में, ना पानी अच्छा है, ना कोई और चीज है। तो आपको बाकी मीट का भी पता है कि कितनी दफा लोग पकड़े गए हैं, किसी और ही चीज का मीट हमें खिला देते हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा खाना बिल्कुल नहीं है। जो खाना पाकिस्तान के लड़के खाते हैं, इस खाने से भी वो कभी प्लेयर नहीं बन सकते, कभी फिट नहीं हो सकते। अच्छा, एक सवाल, जो डाइट के बाद, फिजिकल न्यूट्रिशन के बाद, मेंटल कंडीशनिंग, गेम के दौरान, गेम से पहले प्रेपरेशन और जो चैलेंजेस आते हैं, वो कितनी ज़रूरी है और किस लेवल से शुरू होनी चाहिए? आप खुद ही इतनी अच्छे सवालात कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है और बहुत बड़े दुनिया के प्लेयर हो जाएं, आप कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते।
آپ جب ٹیم گیم میں جا رہے ہیں 22 پلیئر گراؤنڈ میں، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ سب سے اچھے کھلاڑی ہیں، آپ کی فٹنس سب سے امپرووڈ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا کانفیڈنس لیول اللہ پاک کے کرم کی وجہ سے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس بال ہے تو کوئی بال کو ٹچ نہیں کر سکتا، چھیننا بہت دور کی بات ہے، یہ مینٹل لیول کی بات کرتا ہوں۔ پھر جب فائنل میچ سڈنی میں ہونا تھا تو کسی پورے پاکستان ٹیم کو، ان کے آفیشلز کو نہیں پتا بریک فاسٹ کے بعد میں کون سے کمرے میں جا کے 2 گھنٹے ریسٹ کر رہا ہوں کہ میں شام کو اپنے آپ کو پریپیئر کر سکوں۔ میں سٹیئرز نہیں چڑھتا تھا، نیوز پیپر نہیں زیادہ پڑھتا تھا، میں بہت زیادہ دیر تک ٹی وی نہیں دیکھتا تھا۔ اگر میں نے 10 بجے رات سونا ہے تو میں 10 کبھی نہیں سویا، کیونکہ جو سپورٹس مین ایتھلیٹ ہے اگر اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے تو کبھی بھی وہ ورلڈ لیول پہ ہائٹ کو ٹچ ہی نہیں کر سکتا۔ ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے، پاکستان میں ہم تعلقات کے بیس پر کوچز لگاتے ہیں، تعلقات کے بیس پر مینیجر لگاتے ہیں۔ اگر وہ بہت بڑے پرانے پلیئر ہیں تو ان کو ٹیم ہینڈلنگ نہیں آتی، ان کو یہ بچوں کو جو کہتے ہیں گیم پلان دینا نہیں آتا، لیکن وہ آپ کے سامنے کبھی نہیں مانیں گے۔ ہمیں پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے، ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے اور کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج کل تو پینل آف کوچز ہوتے ہیں جس میں ایک بندہ فزیکل کو دیکھتا ہے، دوسرا شارٹ کارنر کا دیکھتا ہے، تیسرا جو ہے ڈیفینس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیفینس پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی، جیسے آپ دیکھیں انڈیا ہے، انہوں نے CEO اپنی لیڈی لگائی ہوئی ہے آسٹریلین، انہوں نے انڈین ہاکی ٹیم کا کوچ گراہم ریڈ لگایا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، جو FIH کا گریڈ 1 کوچ ہے، ہائی پرفارمنس کوچ ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے، آپ پاکستان کی ہاکی جو ہے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اچھا شہباز سر، صرف یہاں ہاکی کا ہی کیا تذکرہ کریں گے؟ ہماری تو کوئی بھی گیم اچھی نہیں چل رہی۔ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک اسپورٹس مین ہے، اس کے باوجود ہم کرکٹ نہیں اچھی کھیل رہے، جو مطلب جس کا اسپانسر بھی ہے، جہاں پر ہر طرح کے آپ کو لوگ ہیں، انڈیویجول کھلاڑی نکل رہے ہیں، انڈیویجولی ہم دیکھتے ہیں کہ ریکارڈ ہولڈر ہیں۔ کرکٹ میں دیکھیں، آپ کی بات بہت اچھی مجھے لگی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کرکٹ کی ٹیم یہ ہے، جب 5 کیپٹن ایک ٹیم میں کھیلیں گے تو کبھی بھی اچھی ٹیم نہیں کھیل سکتی۔ تو کئی لوگ ہیں جو کیمپ میں بھی نہیں ہوتے، ان کو ورلڈ کپ کی ٹیم میں بلا لیتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک ہوں گی، بے شک وہ پروفیشنل گیم ہے، کرکٹ ہے، وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اور کرکٹ میں تو میں سمجھتا ہوں 10-15 سال کوئی بھی بندہ کرکٹ کھیل لے تو اس کو ان کو خدا حافظ کرنا چاہیے، کیونکہ اتنا نیا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر، ہمیں ان کو فوراً موقع دینا چاہیے۔ جو ہم 25 سال تک کرکٹ کے پلیئر ٹیم میں رکھتے ہیں، اس سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ڈی مورلائز ہوتی ہے اور ان کے ساتھ انفیئر ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور کوسچن جو کہ بڑا ہی مجھے لگتا ہے کہ ہاکی کے کھلاڑی سے شاید پہلے کسی نے نہیں پوچھا ہوگا، کرکٹ والوں کو تو بڑا وہ پیسہ ویسا بھی آفر ہوتا ہے نا، ایسی بال کرا دو، میچ ہرا دو، 1 اوور ایسے کرا دو، تو کبھی آپ کو بھی کسی نے کہا کہ اچھا ایک وہ نہیں کرنا، گول نہیں کرنا، اپنی والی سائڈ پہ گول کر دینا چلو اس دفعہ؟ ابھی دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں سپانسر کیوں نہیں آتے، کہ اس میں ان کو کچھ گین نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو گیمبلرز ہیں وہ ہاکی میں آئیں گے تو ان کو کچھ گین نہیں ہونا۔ 90 ورلڈ کپ جب ہم کھیلے لاہور میں، 80,000 کا کراؤڈ تھا، تو پاکستان ہاکی فیڈریشن نے مجھے کہا ورلڈ کپ ختم ہو گیا ہے، یہ آپ کے 2400 الاؤنسز بنتے ہیں، یہ ہم سے لے لیں۔ واو۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اگر میچ الاؤنس سے بھی کہیں اوپر کی آفریں آئیں تو اس طرح کی چیزیں سوچی جا سکتی ہیں۔ اور یہ ہاکی میں صرف میرا خیال ہے گول کیپر تک یہ آفر ہو سکتی ہے، باقی میں نے باقی پلیئروں میں نہیں دیکھا کہ کوئی بہت بڑا میجیشین ہو جو میچ کا پانسا پلٹ دے۔ اگر میرے تک کوئی آتا تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں کتنا پیٹریوٹک ہوں، میرے اندر کتنا نیشنلزم ہے، میں ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے سامنے۔ سر وہ تو جھلک ہی رہا ہے۔ 2 سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ نے ٹیلنٹ کی بات کی، تو یہ بتائیے کہ مختلف ممالک میں ہاکی کی لیگز ہوتی ہیں جہاں سے ٹیلنٹ ابھرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل ٹیم کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ہاکی فیڈریشن کوئی ٹورنامنٹ کرائے جس میں کہ ڈفرینٹ ریجنز یا شہروں کی ٹیمز ہوں اور اس میں سے اچھے پلیئرز جو ٹاپ کے ہوں پھر وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں کیونکہ وہ ینگ بلڈ ہوگا، کیا اس سے کوئی چینج آ سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ میڈیا کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے اب جبکہ پاکستان کی ہاکی ٹیم بالکل نیچے ہے، راک باٹم پہ ہے، کیا کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیا جتنے بھی چینلز ہیں سب پرائیویٹ چینلز ہیں، وہ ایک
प्ले भी दिखाते हैं तो उसमें भी वो लाखों रुपया कमा लेते हैं ऐड दे के। उनको कोई अट्रैक्टिव चीज नजर आए तो मीडिया जरूर दिखाएगा। अगर उनको पता चले पाकिस्तान की टीम जो है अच्छा परफॉर्मेंस देने लगी है या देने वाली है, वो जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैनल मैंने ऐसे देखे हैं जो चाहते हैं कि हॉकी अपना कम बैक करे। जो दूसरी बात आपने बताई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इस तरह का कोई माहौल पाकिस्तान में है नहीं। आप देखें कि बेल्जियम है, हॉलैंड है, जर्मनी है, इनकी क्लब लीग्स हैं, सारे शहर इन्वॉल्व होते हैं रीजनल लेवल पे, टॉप लेवल पे। तो कोई जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती उनसे पूछे बगैर कि उनकी डोमेस्टिक हॉकी डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर पाकिस्तान में हम बोगस क्लब्स जो 40-40 साल में बने हुए हैं, जिनके ओहदेदार 30-30 साल से बैठे हुए हैं, अगर उनको आप खत्म करके एक अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएं कि इंटर सिटीज टूर्नामेंट हो, रीजन्स के टूर्नामेंट हो, तो वहां से टैलेंट हंट करें। अब मसला क्या होता है कि मैं अगर फैसलाबाद से बिलोंग करता हूं और आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के हेड हैं, आपकी मर्जी है कि मुझे आप मौका दें या ना दें। ये बड़ी बदकिस्मती है। वो कहते हैं जी इसने मुझे सलाम नहीं किया, मैं इसको मौका नहीं दूंगा। तो बात ये है कि हम अगर इन चीजों से निकलें, अगर अच्छा टैलेंट सामने है फौरन उसको अपने शहर में मौका दें, और ये जो शहरों के टूर्नामेंट हैं इनको टॉप लेवल पे लेके जाएं, तो जरूर पाकिस्तान की हॉकी जो है इम्प्रूव हो सकती है। शहबाज सर, ओलंपिक्स चल रहे हैं, यादें तो ज़ाहिर है कि आती होंगी, ख्याल तो आता होगा, हम कभी उतरते थे इस मैदान में, झंडा पकड़ते थे, ग्रीन शर्ट्स, और अब दुख भी होता होगा। कैसे कैसे इस वाले स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं? देखिए बात ये है कि मैं हॉकी छोड़ने के बाद 4 साल हॉलैंड चला गया था, प्रोफेशनल हॉकी खेलता रहा। जब मैं वहां सुनता था ना वो पाकिस्तान टीम के मुतालिक बात करते थे तो मेरा खून खौलता था। मुझे बहुत दुख होता था कि मैं खेल नहीं रहा और ये मेरी टीम के मुतालिक कह रहे हैं हमने हरा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये बंदे को फ्रस्ट्रेशन होती है। देखें मैंने जिस लेवल पे कंट्रीब्यूशन की है, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं कंट्री में पैदा हुआ तो मैं मुल्क के लिए कुछ कर सका। जैसे 92 बार्सिलोना ओलंपिक्स हैं तो जो पाकिस्तान का कॉन्टिजेंट था उसका फ्लैग जो था मैं होल्ड कर रहा था। ये बहुत बड़े एहसास की बात है कि पाकिस्तान का फ्लैग लेकर मैं सबको लीड कर रहा हूँ। तो ये फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए बस यही है कि आप स्पोर्ट्स देखें, अपने माइंड को इधर उधर ले जाएं, और बस मेरी विल और ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला करे कोई अच्छा सिस्टम आए जहां मैं पॉजिटिवली अब मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूं, एडमिनिस्ट्रेटिवली कह लें या छोटे बच्चों को एजुकेट करने के हवाले से कह लें, क्योंकि जो नॉलेज अल्लाह ताला ने मुझे हॉकी का दिया है वो मुझे खुद पता है कि मैं वो ब्रीफ भी बड़ा अच्छा कर सकता हूँ, बच्चों को गाइड बहुत अच्छा कर सकता हूँ। एस्ट्रोटर्फ एक ऐसी ट्रू पिच है कि अगर उस पे आपके फुट की डायरेक्शन भी थोड़ी दाएं बाएं हो ना तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। बॉल रोकने के अंदाज से, आपकी टाइमिंग खराब होने से रिजल्ट चेंज हो जाता है। ये इतनी डिफरेंट किस्म की ग्राउंड है। और मैं आपको बताऊं जिसका आईक्यू अच्छा है, जिसको विजन और हॉकी की समझ है ना, वो ग्राउंड पर रूल कर सकता है। 1992 के बाद जो 1994 में स्क्वाश, हॉकी, स्नूकर, क्रिकेट, हम चारों खेलों के वर्ल्ड चैंपियंस थे। ये वो नाम है कि जो हम देख के बड़े हुए और हम खेलते थे हॉकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट आ गई। मगर कहने की बात सिर्फ यही है कि शहबाज सर जैसे लोग जिन्होंने हॉकी खेली है और हमें दिखाया है, सिखाया है कि कैसे खेली जाती है, और दुनिया की टीमें जिनसे डरती थी कि यार शहबाज ऑन द ग्राउंड, तो कोशिश ये करें कि जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले तो ये सारे काम करने की कोशिश करें और ऐसे लोगों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। कोई भी सुन रहा हो, कोई भी देख रहा हो, क्योंकि जो लोग ये सारे काम कर चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और वो चाहते हैं कि और सिखाएं, उस तरह के लोग आपको मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों की कदर करें, उन सिस्टम्स की कदर करें और उनको बहुत ही अपने दिल के करीब रखें। मैं तो ये कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरी तरफ से। मैं ये कहना चाहूँगी कि शहबाज सर के साथ बात करने के बाद आज मैंने जो 2-3 चीज़ें सीखी हैं, उसमें सबसे पहली बात मैंने ये सीखी है कि आपको फोकस होना चाहिए। आप जितने फोकस्ड रहेंगे और आपको आपके आगे पीछे दाएं बाएं जो लोग शोर कर रहे हैं वो करते रहें, जो काम आपका है उसके लिए आपको, अगर आपने अपना रख लिया है गोल, तो अपने आप को जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर और उससे भी पहले
نفسیاتی طور پر اور روحانی طور پر اسٹرینتھن کرنا بہت ضروری ہے. شہباز سر نے ہر جملے میں یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی دین تھی. اللہ نے ان کے اوپر بلیسنگ کی اور انہوں نے اس بلیسنگ کو ڈبل ٹرپل کر کے اپنے پیٹریوٹزم کے ساتھ، اپنے نیشنلزم کے ساتھ، اپنے وطن کی محبت کے ساتھ ملا کر ہمیں بہترین ریزلٹس دکھائے ہیں. شکایتیں شاید اس وقت بھی ہوں گی، پالیٹکس شاید اس وقت بھی ہو رہی ہوگی، مسائل اس وقت بھی تھے، لیکن محبت تھی، فوکس تھے اور راستے پھر کھل ہی جاتے ہیں. جب میں اسکول میں تھا تو میں دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میں اسکول میں سب سے اچھا ہونا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں شہر میں، ملک میں اور پوری دنیا میں سب سے اچھا ہونا چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کر دیا. فوکس، ویل، ڈٹرمنیشن اور نیوٹریشن، اگر آپ لوگوں کے پاس یہ 4 کوالٹیز ہیں تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی کھیل سکتے ہیں. اللہ از انف، اللہ از انف. تھینک یو، بہت شکریہ. Thank you very much, sir. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو اللہ ویری مچ. حافظ. اللہ Allah حافظ. Hafiz. Man, that was awesome.